मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। इस हफ्ते की बहुत अहम और बहुत बड़ी खबरें हैं। नवाज शरीफ साहब ने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पे। उनकी रिपोर्टिंग जो है वो भी अब ममनू है। बराह रास्त उन्होंने जो किया था या कहा था वो पैमरा की तरफ से बैन हुआ है। उसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने भी अपना चुप का रोज़ा जो तोड़ा चंद हफ्तों पहले, तो उसके बाद वापस रखा नहीं है। तवातुर से वो एक पोजीशन लेती आई हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद उसके एलामिये और उसके बाद जो दीगर मीटिंग्स हैं उस सब कुछ के अंदर मरीम नवाज साहिबा आगे हैं। और अलामती तौर पे उनसे पहले सीनियर लीडरान ज़रूर खिताब कर लेते हैं, उनके बाद और लोग बात कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त ज़बान पीएम नून काफ़ी वाज़ेह तौर पे मरीम नवाज साहिबा ही हैं। एक ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर हम कई हफ्तों, सालों, महीनों से, बल्कि एक साल से ज़्यादा से अब इस पर बात करते आए हैं कि मरीम नवाज साहिबा की असली पोजीशन क्या है, कहाँ है, और क्या उनका चुप रहना जो है वो उनकी पार्टी के लिए मुफीद है या नहीं। इसके अलावा लेकिन जिस बात से हम इस शो को शुरू करेंगे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को, समा के नदीम मलिक साहब को। एक काफ़ी कैंडिड और 2 घंटे का डिस्कशन रहा। उसके ऊपर इमरान खान साहब से कई ऐसे सवालात पूछे गए जो अब तक खान साहब से पूछे नहीं गए थे, और कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो आउट इन दी ओपन आई इस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए, जिनके ऊपर तबसरा मेरे ख्याल से और उनका जायज़ा लेना मेरे नज़र में बहुत ज़रूरी है। वहीद साहब, खान साहब से एक तो आई रियली लाइक द इंटरव्यू। ऑब्वियसली नदीम साहब सीनियर है तो मैं उनको कोई दाद देता हुआ होता नहीं हूँ, लेकिन इट वाज क्वाइट एन इंटरव्यू। लेकिन खान साहब का जो फोकस रहा बहुत सारे ऐसे सवालात में जहाँ सवाल कुछ और थे और खान साहब जो है जवाब, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ। अब वो किस तरह थे, ये समा की एक कंपाइलेशन है, आपको दिखाना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब पे खान साहब ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने खान साहब पे हिट आउट किया था और उनको अपना टारगेट किया नवाज शरीफ साहब ने जब उन्होंने बोलना शुरू किया है, तो खान साहब की क्या रिएक्शन थी। मजमूई तौर पे जो अलग अलग क्लिप्स हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे इस इंटरव्यू के। तो नवाज शरीफ है, ये कभी भी डेमोक्रेट नहीं था। पहले तो इनको पाला फौज ने, इसको हाथ पकड़ के मुंह पे चूसनी लगा के तो एक पॉलिटिशियन बनाया। ये तो हल्के टोकरे डीसीज के कमरे के बाहर रिश्वत देते थे। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूँ कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें बाहर के लोगों से, बाहर के मुल्कों के लोगों से बाकायदा मिल रहा है। ये साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। यही गया था मुशर्रफ से डॉक्यूमेंट और सऊदी अरेबिया से साइन करके सऊदी अरेबिया। उनको शर्म नहीं है झूठ बोलने में। वहाँ जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को टैग कर रहा है। 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुज़दिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता। अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दौर पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। हम इसको वापस बुलवा रहे हैं। मुजरिम जो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए गया था, इसके लिए कोई वजह नहीं कि वो हम इसको वापस ना भेजें। ये जो मर्जी करना चाहें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ मुझे, मैं इनके लिए तैयार। पाकिस्तान का एक फैसला कुन वक्त है। आज हम इनके ब्लैकमेलिंग के अंदर आ गए। याद रखना, हमारे आने वाली नस्लें कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। अब ये फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर उनकी साबिक ज़ौजा के हवाले से इल्ज़ाम नहीं है। ये एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हाजिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे। उनको गद्दार वतन कह रहा है, और गद्दार वतन उमूमी तौर पे तो कहते रहे कि आपके काम जो कर रहे हैं उससे हमारे दुश्मनों के हाथ स्ट्रांग हो रहे हैं। इससे कहीं आगे जाके फरमा रहे हैं खान साहब कि बराह रास्त इनको बैकिंग है। मैं 100% कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की बैकिंग है। ये 3 बारी वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए शख्स को कह रहे हैं इमरान खान साहब। वहीद साहब, ये गुस्सा है या खान साहब के पास इंफॉर्मेशन है जो हमें दी नहीं जा सकती? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है खान साहब ने। लेकिन आपने जो दूसरी बात की ना, उससे मैं शुरू करूँगा कि क्या खान साहब के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो हमें नहीं दे रहे, क्योंकि अगर तो ऐसा नहीं है तो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं बनती करने को, क्योंकि आप एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पे उनके हवाले से गद्दारी का इल्ज़ाम अगर लगाते हैं
तो आपके पास शवाहिद ही नहीं, आपके पास ठोस शवाहिद होने चाहिए अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पे कर रहे हैं जब वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से या तो खान साहब इसके शवाहिद लेके आएँ या फिर इस लाइन को जो है वो छोड़ें, या फिर ये माने कि ये एक सियासी लाइन है जो नवाज शरीफ साहब को बेसिकली जो है वो डिफेम करने के लिए है और उनको निचला दिखाने के लिए, और उनका जो नैरेटिव है उसको पेंट करने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान की जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री टेंटेड है इंटरफियरेंस के हवाले से बाय द एस्टैब्लिशमेंट, और उस इंटरफियरेंस को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, आइन शिकनी कहते हैं और इम्प्यून करते हैं। अगर इसके जवाब में ये कहा जाता है कि इस आइन शिकनी को इम्प्यून करना गद्दारी के जुमरे में आता है और वो भारत के बेहस्त पे ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसके शवाहिद और ठोस शवाहिद सामने या तो आए, या फिर इस बात को हम एक सियासी बात ही नहीं बल्कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात समझेंगे कमिंग फ्रॉम अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। आई एम वेरी क्लियर, आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप ठोस सबूत लाएं। आप इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। नहीं, या बड़ी लाइकली बात है कि तो के बारे में भी कह देता है जिसकी बात सियासी तौर पर पसंद ना आए वो गद्दार है, वो तौहीन रिसालत उसने की है। देखिए ये बहुत बड़े इल्जाम होते हैं, आप इस तरह की बात शवाहिद और सबूत के बगैर नहीं कर सकते। सही है, और ये किस हद तक डिफेमेटरी है नवाज शरीफ साहब इसके नतीजे में क्या करेंगे, उनकी पार्टी जो है वो उनकी तरफ से अगर कुछ करना चाहेगी वो तो अब मफरूर हैं, इसको भी हम देखेंगे इन द कमिंग डेज। अब ये इसके अलावा खान साहब से बहुत सारे बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछे गए कि ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की जाती है। नदीम मलिक साहब ने एक, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से जो ग्रेटेस्ट सवाल पूछा गया है अब तक, वो नदीम मलिक साहब ने पूछा एज इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पूछा कि बॉस कौन है, आप या जनरल बाजवा? तो खान साहब ने हंसते हुए कहा कि जी फौज जो है वो एक हुकूमती डिपार्टमेंट है और वो करती है जो मैं कहता हूँ। लिहाजा कम्प्लीटली रबिश कर दिया इस ये अफवाहों को, और ये जो लोग बातें करते हैं कि जैसे खान साहब जो हैं वो कम्प्लीटली इन कंट्रोल और ऑल पावरफुल नहीं है। दीगर बातें उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब से जोड़ते हुए की कि नवाज शरीफ साहब दर हकीकत किस तरह की बातें करते थे, और अगर उनके साथ कोई साजिशी कुछ करता तो खान साहब किस तरह रिएक्ट करते, आपको दिखाना चाहिए। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को कमजोर करने का, सारे पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, मफलूज हो गए। एक इदारा तो बचा हुआ है जो इस वक्त इंटैक्ट है, और वो है फौज। अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती इस मुल्क में, आज आपको राइटिंग में दोनों 3 टुकड़े हुए होते। मैं कोई प्रोग्राम देख रहा जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करो। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आप सैक करेंगे? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी जरूरत है मुझे? अगर मेरे पूछे बगैर कारगिल के ऊपर कोई आर्मी चीफ हमला करता, मैं उसको सामने बुलाता, मैं उसको सैक करता। जी भाई साहब, आप क्या समझ रहे हैं इमरान खान साहब को? सुना आपने? मैं ये कर देता, मैं मतलब वजीर आजम हूँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूँ, क्या समझते हैं आप? देखें खान साहब जो है वो अपनी भी पोजीशन जो उनके हवाले से कहा जाता है सिलेक्टेड हैं, फौज लाई है, फौज की सुनते हैं। एक तो उन्होंने इसी बेसिकली ही ट्राइड टू किल 2 birds with 1 stone बाय एस्टैब्लिशिंग के वो कठपुतली नहीं है, वो जो है वो मनवन किसी की बात नहीं सुनते। और उन्होंने इस्टेब्लिश ये करने की कोशिश की कि मियाँ साहब जब ये कहते हैं कि उस वक्त के DGISI ने जब उनका इस्तीफा मांगा तो वो एक रिडिक्यूलस बात है, और इसलिए उन्होंने एनालॉजी ये दी कि अगर कोई मुझसे मांगता इस्तीफा तो मैं वजीर आजम हूँ, मैं तो उसका इस्तीफा ले लेता। अब अगर सुनने वाले की अगर आप पूछें उससे, तो शायद ज़्यादा पाकिस्तान में लोग जो है, मेरा तासुर है, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद इस बात को मुनासिब या सच ना समझें कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, खासकर इमरान खान साहब, DGISI का इस्तीफा जो है वो उनसे ले पाएंगे जब उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा होगा। तो और ये बात मुशर्रफ साहब के हवाले से भी जो उन्होंने की कि मुझे कारगिल में होता मैं सैक कर देता, तो ये बात भी हिस्ट्री का हिस्सा है कि नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को सैक किया था, और उसके नतीजे में जो हुआ
वो इमरान खान साहब की अगर नहीं, ये मुझे वाजे करना जरूरी है भाई साहब। ये खान साहब ने किस तनाजुर में कहा था, उन्होंने कहा था देखें सैक करना तो बनता था, लेकिन उन्होंने तो वेट किया कि वो श्रीलंका चले गए, फिर वो हवा में थे तो उन्होंने दूसरे आर्मी चीफ को जाके अपॉइंट कर दिया। मैं अगर होता मैं अपने सामने बुला के बिठा के सैक करता। मैं एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर तो मुशर्रफ साहब ने जो किया उस पर सैक करना बनता था और नवाज शरीफ साहब ने सैक किया तो नतीजतन मार्शल लॉ लगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं, लेकिन अगर जनरल जहीर जो कि उस वक्त DGISI थे, अगर उन्होंने इस्तीफा मांगा तो ये तो बिल्कुल रिडिकुलस बात है कि उन्होंने मांगा होगा, क्योंकि मुझसे मांगते तो मैं तो उनका ले लेता इस्तीफा। तो अगर हम मुशर्रफ साहब की बात से इसको जोड़ें तो शायद ये कोई बहुत नामुमकिन बात नहीं है कि जब DGISI एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगता है तो ये इतना आसान नहीं होता उसका इस्तीफा ले पाना। तो अब हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था। मियां साहब अपनी बात बता रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ, खान साहब उसको निगेट कर रहे हैं ये बता के कि अगर उनके साथ होता तो वो क्या करते। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के तनाजुर में कौन किसकी बात यहाँ पे मानेंगे। मैं अब कुछ एहतसाब, क्योंकि वो खान साहब की तहरीक इंसाफ है, इंसाफ और एहतसाब जो है वो हमने जुड़ा हुआ इनके टेन्योर में देखा है। मैं कुछ एहतसाब के हवाले से उनकी कमेंट्स दिखाना चाहूँगा जिनको आप PML नून को बहुत सपोर्ट करें। आप PML नून के खिलाफ इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है उसको अकाउंटेबिलिटी के बजाय रिवेंज पर मबनी या कोअर्जन पर मबनी समझें। लेकिन जो मतन है जिसकी वजह से आज वो कठेरे में खड़े हैं, वो खान साहब जिस सिंप्लिसिटी के साथ रिइटरेट करते हैं उसको फिर खान साहब का जो कोर मैसेज है वो आज भी फिर वही है। खान साहब नवाज शरीफ साहब के असासजात के हवाले से क्या कहते हैं आपको दिखाना चाहेंगे। शरीफ खानदान की कितनी बिजनेस थी पहले इक़्तिदार से पहले, उसके बाद आज इनकी कितनी बिजनेस है, इनके बाहर कितनी प्रॉपर्टीज थी आज कितनी हैं। शहबाज शरीफ जब दूसरी दफ़ा आया कितनी कंपनीज थी, आज उसकी कितनी कंपनीज हैं। जब अगर आप जवाब नहीं दे सकते इनका, आज ये नवाज शरीफ से सबसे पहले पूछे कि आप जवाब तो दें कि ये जो आपके ये एवंस फील्ड फ्लैट है जो अरबों रुपए का है, आपके बच्चा एक 9 अरब रुपए के फ्लैट पे रह रहा है, दूसरा कितनी और इनके बैंक, आप जवाब दें उसके बजाय जवाब देने पाकिस्तानी फौज बुरी है, पाकिस्तान की अदलिया बुरी है। देखिए इसमें एक कशिश है इस बेसिक सिंपल स्टेटमेंट में कि ठीक है आपके खिलाफ पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन जो हवाला दे के पड़ी है उसका जवाब भी दे दें। शहबाज शरीफ साहब और वो मंडेला बनते फिर रहे हैं बकौल इमरान खान साहब के, उनके हवाले से उन्होंने क्या कहा आपको दिखाना चाहिए। वो शहबाज शरीफ का भी सुन रहे हैं, वो जनाब अब नैब में ऐसे कर रहे हैं कि वो नेल्सन मंडेला बन गए हैं। पता नहीं उन्होंने कितने बड़ी वो मुल्क के लिए कोई कुर्बानी है। एक इनके मुलाजमीन सिर्फ रमज़ान, इनकी कोई 22 कंपनीज हैं, सिर्फ रमज़ान शुगर मिल में मुलाजमीन के अकाउंट्स में 900 करोड़ रुपया आया है। 900 करोड़ रुपया मुलाजमों के नाम पे। आप बजाय जवाब तो दें कि किधर से आया है। वो उसके सलमान शहबाज के 300 करोड़ रुपया उसके बैंक में जो जवाब नहीं दे रहा है। ये सिर्फ जो नजर आए हैं, बाकी प्रॉपर्टीज इनकी, बाकी पैसे जो बाहर हैं वो उसकी बात नहीं हो रही। अब बजाय आपने इनके जवाब देने, हाँ जी मैं नियाजी नायब नेक्सस। अब जाफरी साहब देखें, वो खान साहब कहते हैं कि आप मेरिट पे जवाब तो दें, और आपका भी ये कहना है कि इस बात में कशिश है, लेकिन इसमें दूसरा जो द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि जिस जगह पे और जिस प्रोसेस के थ्रू जवाब देना है, अगर वो प्रोसेस बदनीयती पर मबनी जो है वो किया जा रहा है, लिहाजा उसको फिर एक्सट्रैपोलेट करके हम समझें कि वो फेयरली नहीं ड्यू प्रोसेस दिया जा रहा, और उनके जो जवाब जो आज आप भी तलब कर रहे हैं वो अगर जो है वो सही तरह ना रिकॉर्ड हो रहे हैं, ना सुने जा रहे हैं, ना एडजुडिकेट अगर हो रहे हैं, क्या अगर नैब का जो प्रोसेस है उसमें उनको वो फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो कानूनन मिलनी चाहिए, तो फिर जब आप उनका जवाब तलब करते हैं तो जवाब तलब जवाब जहाँ देना है वहां पे शफाफियत जो है वो जरूरी है कि उनके जवाब को फिर वहां जांचा जाए जहां पे शफाफियत हो। तो अब ये अगेन नैरेटिव जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का है वो है कि वहाँ शफाफियत नहीं है, और अगर तो वहाँ शफाफियत होती तो उनकी बात को और उनके जवाब को सुना जाता और समझा जाता। तो एक तो इसका ये जवाब है। दूसरा, अगर आप जी सवाल ये मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप इसको पूरा एड्रेस करिएगा। नहीं मेरा सवाल तो सुने। आप सही कह रहे हैं कि नैब जो है उनके पीछे किसी और वजह से पड़ी है, बड़ी बदनीयत है, बड़ी नाअहल है।
एक बेटा जिस घर में रहता है उसको पता नहीं है कि वो घर किसके नाम है। वो सूट पहन के जाता है टिम सेबेस्टियन से बात करने और कहता है ये मेरा तो नहीं है, ये तो मैं रेंट पे रहता हूँ। उनकी वालदा मोहतरमा उसी वक्त कहती है नहीं ये हमने ले लिए थे जब बच्चे बाहर जा रहे थे। फिर दूसरा बेटा अज खुद फैसला करके एक टीवी शो पे आगे कहता है ये इस गरीब के हैं। फिर बेटी साहिबा ये फैसला करती हैं कि मेरी ना यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है ना बाहर कोई प्रॉपर्टी है। फिर एक ट्रस्ट डीड सामने आती है जो कि एक ऐसे फॉन्ट में इजाद की गई हो, एक ऐसे फॉन्ट में लिखी गई होती है जिसका इजाद अभी 2 साल बाद आना था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बेटे के नाम 300 करोड़ रुपए दुनिया में कोई उनको इन्वेस्टर मिल जाता है वो भेज देते हैं। शहबाज शरीफ के एक मुलाजिम हैं जिनके नाम 900 करोड़ रुपए बाहर से आ जाते हैं। तो सर ठीक है, नैब जो है बड़े गलत सवाल पूछ रहा है, बड़ी जोर के पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, खामखाई में धर लेता है, बदनीयती पर मबनी काम कर रहा है, लेकिन ये सवाल तो है ना। देखिए मेरा इस पे यही कहना है कि ये जो सवालात हैं बिल्कुल बजा हैं, होने चाहिए, लेकिन अगर तो इतना ठोस केस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो फिर जहां पे शफाफियत से उनका जवाब सुनना चाहिए वहां पे फिर शफाफियत होने में प्रॉब्लम क्या है। फिर आपने देखें, आप कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ ये है कि आप एक तरफ मानते हैं कि नैब में शफाफियत नहीं है, फेयर प्ले नहीं हो रहा, ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इतने ठोस केस हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि उनके जवाब वो नहीं दे पा रहे। तो अगर इतने ठोस केस हैं और वो जवाब इतने हैं कि वो दे ही नहीं सकते तो फिर शफाफियत पैदा करें ताकि क्रेडिबिलिटी बने इस चीज की कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये यू कांट हैव। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल तो है ना, फिर सवाल तो खड़े हैं ना। ये सवाल तो पूछता है ना आदमी कि आपका ये कौन सा मुलाजिम है सर जो आपसे लाख रुपए तनख्वाह लेता है लेकिन 900 करोड़ रुपए उसको लोग बेचते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो इल्जाम है इसका जवाब उनसे तलब करना चाहिए और एक शफाफ नहीं, लेकिन बिल्कुल शफाफ तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपने एक कतरी स्टोरी बनाई, वो कतरी स्टोरी से आप फिर अलग हो गए, वो कतरी स्टोरी आपने माइनस कर दी। वही सब देखे ना मेरिट्स पे हमें ये बात तो बहुत क्लियर होना चाहिए ना। नहीं वही सब इस बात पे तो बड़ा क्लियर होना चाहिए ना कि आपके पास दो गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, और मैं आपसे पूछूं अगर आप एक पब्लिक ऑफिस में आ जाएं और वो 3 से 5 गाड़ियां हो जाएं, मैं आपसे पूछूं बाकी 2 कहाँ से आई और आप कोई 6 अलग जवाब दें और आपके बच्चे आपकी तरफ से 3 और अलग जवाब दें और आपके बाद में नतीजे में पता चले कि ये पैसे एक कोई अरबी इन्वेस्टर था जिसने जरदारी में भी इन्वेस्ट किया है, उसने मेरे अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट इस तरह किया कि मुझसे मेरे शेयर्स खरीदे और फिर मुझे बतौर तोहफा वापस दे दिए। तो सवाल तो बनते हैं ना सर। अब वो हमारी सवाल और मेयार तफ्तीश के आप सवाल होने चाहिए, शफाफियत के साथ जवाब तलबी होनी चाहिए, जवाब ना मिलने पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि देखें मेरिट्स नॉट विद स्टैंडिंग, क्योंकि मेरिट्स आपने कुछ पिक करके मेरिट्स बयान किए हैं, शायद उनका वकील कुछ और पिक करके करे, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि जहां रेफरेंस फाइल हो चुकी है वहां पे इनकी तफ्तीश की जरूरत मुझे समझ नहीं आ रही। और ऐसा क्यों है कि जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते तो अब उनकी जरूरत बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये कंसिस्टेंटली इस शो पे हम दोनों की पोजीशन रही है कि मेरिट्स नॉट विद स्टैंडिंग नैब जो है वो जिस तरह ऑपरेट करती है और नैब के कानून में जो इख्तियारात दिए गए हैं वो और जिस तरह उनका इस्तेमाल होता है वो दोनों गैर आईनी और गैर कानूनी है, किसी भी मौजूद मुआशरे में इस्तेमाल नहीं हो सकते। वो एक अलग बात है। आपकी बात पिक करके नैब को नसीहत करूंगा कि अगर इतने ठोस केस हैं तो अपने आप को टेंट क्यों करते हैं, उनको गुंजाइश क्यों देते हैं, शफाफियत के साथ चलें, पूरा प्रोसेस शफाफियत के साथ दें ताकि ये मामला जो एक्सपोज हो सकें। बकौल आपके ये केसेस ठोस हैं लेकिन आप ये मानते हैं कि नैब शफाफियत नहीं दिखाती, नैब जो है वो इम्तियाजी नहीं, मैं कोई नहीं होता बात से बैठ के कहना। देखिए भाई साहब ये एक चीज आगे बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है फिर कि अगर इतने ठोस केस हैं तो जरूरत क्या है? मैं एक चीज बहुत जमाने से क्लियरली कहता हुआ आया हूँ कि मुझे नहीं पता कि केस ठोस है या नहीं, जवाब तलबी लेकिन बनती है। ये सवाल जरूर उठते हैं अगर एक मरा हुआ आदमी कस्टम्स ड्यूटी दे रहा है एक ऐसी गाड़ी पे जो कि आसिफ अली जरदारी साहब बाद में डिक्लेयर करते हैं अपने एहसासों में, तो ये सवाल बनता है, ये सवाल का जवाब दें। ये एक बात है, इसको आप अंदर में कारपेट नहीं ब्रश कर सकते कि मुझे तो 10 साल जेल में रख लिया, क्यों रखा ठीक है, गलत रखा जी। अब बताएं प्रॉब्लम क्या होती है। अब देखें बकौल आपके हो सकता है कि देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि ये बड़े ठोस केस, अब ये केस तो बड़े ठोस हैं
लेकिन जब गिरफ्तारियां जो हैं और जो इनिशिएटिव है, इम्पटस है, वो कोइंसिडेंटली उस वक्त ज्यादा नजर आता है जब सियासी तौर पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, मैं नहीं कह रहा कि इस ठोस है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, देखिए इमरान खान साहब ने कहा था भाई जवाब तो दें, जवाब तो दें, जवाब हैं वहां शफाफियत तो हो और जवाब दें। क्या आज हम मेरिट्स कुछ उठा के फैसला टीवी शो पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि जो बुनियादी ड्यू प्रोसेस है वो मिले, जवाब ना मिलने पे कार्रवाई हो। अगर नैब कार्रवाई नहीं करती जवाब नहीं मिलने पे एक शफाफ प्रोसेस के बाद, तो भी हम मैं नैब की बात नहीं कर रहा, मैं नैब की बात नहीं कर रहा। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके कहा था ना ये है वो जराए, टेलीविजन के ऊपर जाके कहा था ना ये है हमारी वसाइल, बार बार आके एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने की कोशिश की थी ना। मैं सिर्फ ट्रायल की बात नहीं कर रहा, वहां पे जवाब जरूर दें ना दें, वहां पे उनके साथ गलत हो रहा है बिल्कुल सब कुछ, और ये तवातुर से हम कहते आए हैं, लेकिन एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आवाम को समझाएं तो सही कि जी ये हुआ असल में ये है कि हम इसलिए आज अरबपति हैं, ये समझाएं तो लोगों को, जिन लोगों को आप कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और कर रही होगी दुनिया मिलके, लेकिन उनको बताएं तो कि असल में हमारे पैसे इसलिए हैं। ठीक है, तो वो बुनियादी तौर पे उनका कहना ये है कि उनके जो है वो पुराने बिजनेस फैमिली से हैं और दादा से डायरेक्टली जो है कई दफा पोतों को पोतियों को इस तरह से विरसे में चीजें मिली हैं जिसका शायद उन्हें भी उस वक्त ना पता हो, और ये जो चीजें मिली हैं ये उनके पुराने बिजनेस से मिली हैं और जिसका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कोई ताल्लुक डायरेक्टली बराह रास्त नहीं है। अब ये बहुत बुनियादी बात है, ये कोई बड़ा ठोस जवाब ना हो, सियासी जवाब हो, लेकिन जो भी है इसकी जो डिटेल में जो जवाब आना है वो तो प्रोसेस में, लीगल प्रोसेस में आना है। आपकी बात अपनी जगह है कि जवाब तलबी तो लाजिम है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। भाई साहब देखिए ये आपकी बात दुरुस्त है उम्मीद तौर पे, मैं लेकिन उनकी अरबों की जायदाद की बात नहीं कर रहा, जो है मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सवाल उठते हो शफाफियत के हवाले से, तो वो जो जामिन है एक फेयर अकाउंटेबिलिटी का, वो फिर तशवीशनाक हो जाती है सारी बात, उसमें बाल आ जाता है जब आप देखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मियां साहब की स्पीचेस के हवाले से फैसला किस वक्त होता है? जब एपीसी की आगे एजेंडा चलना है। आगे अगर हम यहाँ देखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो कि जब पिछले साल जब जलसे करने लगी थी अरेस्ट हो गई, भाई उनके खिलाफ केस अगर ठोस था तो जलसों से पहले भी तो ठोस था ना। अगर आज फॉर एग्जांपल मरियम साहिबा जो है, नहीं बिल्कुल ठीक है, हम इसकी वजह से अगली सेगमेंट में बात करते हैं, केस की वजह से अरेस्ट हुई है क्या? नहीं तो सही ये तो देखिए ना, और इसकी सारी चीजें तो नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बस ये समझता हूँ कि ये कह देना नहीं मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, जब 3 दफा जवाब देने की कोशिश कर चुका हूँ तो एक दफा जरा सही से सबको जवाब दे दें। बहरहाल खान साहब ने ये मेयार सेट किया है, इसकी वजह से ये सवाल उठते हैं, और ये सवाल जो है ये इसलिए इतने सिंपल फैक्ट्स हैं इसकी वजह से उठते हैं। बहरहाल खान साहब से उनका एक और मेयार के तनाजुर में नदीम मलिक साहब ने पूछा कि जरा ये आसिम बाजवा साहब का जो सिलसिला था उस पर आप क्या करेंगे खान साहब? जब आप इम्तियाज़ करते हैं, जब आपका जो एहतसाब होता है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता, वो एहतसाब फिर नहीं होता, या आपका एहतसाब सबके लिए होता है या किसी के लिए नहीं होता। अगर हम ये ताकतवर और कमज़ोर में फ़र्क करेंगे, पाकिस्तान में कभी भी हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा और कभी भी इस मुल्क में चोरी नहीं। आप फिर इस असूल का इतलाक़ किया क्यों? उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, हमने उन्होंने फिर पूरी उसके ऊपर जवाब दिया हमें, और जवाब उन्होंने दिखाया। हमने लॉ मिनिस्टर को भी कहा, फ़ारूक नसीम ने उनके साथ उनके साथ बैठ के हमने चेक किया। जब उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने आंसर कर दिया, हम अब अगर कोई और आगे मज़ीद कहता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, ज़रूरत पड़ी FIO को दे देंगे। सो यू आर नॉट मूविंग हेड अनलेस के कोई कंप्लेन और आपको आए, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था मुझे तो कतरी खाता है, मेरे वो दादा मियाँ कोई जायदाद थी, उसने कहा हुसैन को दे दो, तो वहाँ पे बात काबिल कबूल नहीं थी, तहकीकात करवाएगी। देखिए तो शायद आपको इवन हैंडेड रहना चाहिए। आपने नबी पाक की सीरत से हवाला दिया, तो उससे बढ़कर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है ना, तो इवन हैंडेड रहे, मेरे ख्याल में मिसाल कायम करें, बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसमें कभी भी हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस दिन हमने करना शुरू किया ये सारा एहतसाब का अमल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ताकत उसकी इखलाकी क़ुव्वत होती है। मेरे पास बंदूकें नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ इखलाकी क़ुव्वत है, और जिस दिन मैंने ये इम्तियाज़ किया वो ख़त्म हो जाएगी। अब इतनी लंबी चौड़ी और उम्दा तमहीद बांधने के बाद कि इम्तियाज़ हुआ तो इंसाफ होता ही नहीं है। अदल और रियासत मदीना के हवाले और
रिलीजियस हवाले देने के बाद बात तो वहीं रह गई कि अगर किसी ने कुछ कहा तो हम FIA को दे देंगे, और किस बुनियाद पे आप मुतमईन हैं? क्योंकि आपके लॉ मिनिस्टर और उन्होंने साथ बैठ के फिर फैसला हुआ कि जी ठीक है, इनका जवाब क्या जवाब है? 4 स्क्रीनशॉट्स अवाम को दिखा दिए अपने बयान के बगैर, एक पर्चा सबूत के। वो पर ठीक है खान साहब के लिए, और ये इम्तियाजी नहीं है। ये अगर कोई कुछ कहेगा तो FIA चले जाएंगे, जैसे अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। यानी कहने का मेयार क्या है? जहांगीर तरीन के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, हालांकि वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह, जिस तरह अब टीवी पे सारी बात हुई थी ये पापा जॉन्स की, लेकिन अभी कोई मखसूस तरीके से कंप्लेंट होगी तो खान साहब का गैर इम्तियाजी अकाउंटेबिलिटी जागेगी। तो वही साहब यहाँ पे भी तो फिर सवाल है, लेकिन मतलब घबराना नहीं है। देखिए, इसमें जाफरी साहब बहुत पुरानी एक खान साहब की बात है, तहरीक इंसाफ की, इंसाफ वाली बात हमेशा उनकी रही है कि पाकिस्तान 2 तरह के हैं, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे वो इंसाफ हो। वो कहते हैं इंसाफ ताकतवर का और कमजोर का और है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं हो सकता कि आप जो ताकतवर में आपके जो मुखालफिन हों, आप उनके खिलाफ एक अलग तरह से चलें, और जो आपके हिमायती हों आप उनके खिलाफ एक और तरह से चलें। वो भी उतना ही इम्तियाजी है, बल्कि इस तरह का इम्तियाजी सलूक है जिसके बाद ये सारी अकाउंटेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी जो है वो कचरे के डब्बे में चली जाती है। लिहाजा इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खान साहब की कि वो अपना कॉल जो उनका था कि 2 पाकिस्तान ना हो, तो उसको ताकतवर और सियासी तबके में भी उसी तरह इम्प्लीमेंट करें, और वही कानून होना चाहिए और वही इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से, जो आसिम बाजवा के हवाले से है, जो जहांगीर तरीन के हवाले से। अब देखें, ये जब तासुर मिलता है लोगों को और लोग देखते हैं कि आसिम बाजवा साहब जो हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, जहांगीर तरीन साहब जिनके बारे में बातें बड़ी हुई, बड़ी चीजें सामने आई, वो भी आजाद घूम रहे हैं, मुल्क के बाहर घूम रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि बाकी जगह कन्विक्शंस हैं, बेलें हैं, कैंसिलेशंस हैं, अरेस्ट हैं, तो वहां पे एक तासुर कुछ और मिलता है। लिहाजा जहां खान साहब ने कहा और सही कहा कि 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए, तो वो सिर्फ ताकतवर और कमजोर का फर्क ही नहीं है जिसको यहाँ पे ब्रिज करने की जरूरत है, बल्कि हुकूमत वक्त और सियासी मुखालफिन के हवाले से भी फिर एक कानून और एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस APC के हवाले से और उसके अंदर जो प्रोसेस हुई हैं, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये सारी बातें की, जिसकी वजह से ये सारी बातें पर्टिनेंट हुई, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हम बात करेंगे APC के एजेंडे पे आगे जो अमल दरामद है, इमरान खान साहब की रेजिग्नेशन और इस हुकूमत की बरतरफी के हवाले से जो एजेंडा है, जो पूरा एक प्रोसेस है जिसको अब PML नून ने काफ़ी हद तक डिफाइन भी कर दिया है, और किस हद तक जो है ये कामयाब अब हो सकेगा, इस पर अब हम बात करेंगे। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में PML नून की जो है वो वर्कर्स इजलास में ओथ भी ली गई सबसे, और उससे पहले CEC का उनका जो इजलास हुआ उसमें भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव को अफर्म किया, और कोई अब 2 राय नहीं रह गई हैं कि एक ही नैरेटिव है PML नून में, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव है, जिसको कि वो तहम्मुल से बयान करते हैं अगर लंदन से, तो उसको तड़का मरियम नवाज लगाती हैं, और जिस तरह से लगाती हैं और जिस दबंग तरीके से लगाती हैं, ये प्रीवियस रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने शायद नहीं देखा। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए ये नजर आ रहा है कि शायद जहाँ पे अब नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस को बैन किया गया है, वहाँ पे क्या अब मरियम नवाज की गिरफ्तारी की तरफ हम जा रहे हैं? क्या फजल रहमान साहब से वही वाली मफाहमत होगी जिसकी वजह से वो पिछली दफा 2 लाख लोगों को लेके वापस चले गए थे? किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो आगे टैकल करेगी कि ऐसी सिचुएशन को जहां पे एट द वेरी लीस्ट नजर आता है कि अगर ये बात आगे गई तो इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी जो है वही सर्टेन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे होने के बाद जनवरी में इरादा है कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा धरना होगा जो कि डिमांड करेगा इमरान खान साहब की रेजिग्नेशन को और जनरल इलेक्शंस को। अब मोइज जाफरी साहब, अब हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इंटाइसिंग इसलिए नहीं लगते क्योंकि इस वक्त जो सबसे फंडामेंटल बात है और जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि रेजोनेट अगर तो करेगा नैरेटिव ऑपोजिशन का,
तो वो सिर्फ आइन की वजह से शायद ना करे, वो सिर्फ सच होने की वजह से ना करे। अगर रेजोनेट करेगा तो वहां पे आज हमारे मुल्क में जो आम आदमी के हालात हैं विज़ावी यूटिलिटी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, जिस इज्जत से वो जिंदगी गुजार रहा है, जितनी उसके पास बिजली है, पानी है, गैस है, ये वो मामलात हैं कि जो एक्स फैक्टर है कि जहां पे अगर ये आगे तक बात गई तो चिंगारी कहीं से भी लग के आप देखेंगे कि एकदम से पूरी कौम साथ आ जाए। और हो सकता है दूसरी तरफ यहाँ पे किसी चीज शुरू होने से पहले हम देखें नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस बैन, मरियम नवाज अरेस्टेड और फजल रहमान से वो वाली मफाहमत जो पिछली दफा हुई थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट जो है इज बैक ऑन टॉप। तो इन दोनों सिनारियोज में आप कौन सा सिनारियो देख रहे हैं कि जो ज्यादा लाइकली है? मेरे ख्याल में ये महंगाई की बातें करते हुए एक्सक्यूज तो अपने आप को करेंगे, लेकिन अगर ये कोई धरना करने जा रहे हैं तो इन्होंने इसका बिल्डअप इतना देर तक छोड़ दिया है। ये काफी दिनों से मैं पॉइंट आउट करता आ रहा था कि सेनेट इलेक्शंस जो है वो ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। अगर वहां पे नहीं कर पाए तो फिर हाथ बांध के ये लोग बैठ जाएं और फिर अगले इलेक्शन तक भी ना बैठे, शायद उसके अगले इलेक्शन तक बैठ जाएं फॉर डिफरेंट रीजन। अब ये जस्ट हियर मी आउट, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये देर कर दी है मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, लिहाजा ये महंगाई अभी कर लें। लेकिन दर हकीकत अगर ये बड़ा धरना करने जा रहे हैं तो इनको फजल रहमान साहब की जरूरत होगी, और फजल रहमान साहब महंगाई करते इस्लामाबाद नहीं आएंगे। वो वही पुराना एक कार्ड है उनके पास, मजहब के हवाले से वो लोगों को कहेंगे, ललकारेंगे, इमरान खान साहब की मजहब की कमजोरी का हवाला देंगे अपनी तरफ से, जो उन्होंने पिछली दफा भी दिया था, और उसके नतीजे में कोई अवाम नहीं निकलेगी। एक मखसूस तरह के फजल रहमान साहब के फॉलोअर्स जो कि इस मुल्क में लाखों हैं, वो बहुत सारे आ जाएंगे। हुकूमत के फेलियर की बुनियाद नून निकाल सकती है, लेकिन जी निकाल सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन एजेंडा फिर अजीब लगेगा ना कि एक तरफ पीएमएल नून गाइड कर रही है लोगों को निकालने के लिए, आइन का हवाला दे रही है सेकेंडरीली, और दूसरी तरफ फजल रहमान साहब, ये तो आप मानते हैं ना कि फजल रहमान साहब के भी लोगों की जरूरत होगी, तो ये सेम पेज पे कैसे होंगे? जनवरी में क्या होगा देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ तो होगा इस विंटर। मैं इंतजार कर रहा था कि आप इंट्रोडक्शन में आपने हवाला तो दिया, लेकिन आप दिखाएंगे भी, जरा दिखाएं मरियम नवाज साहिबा ने कहा क्या है, आप देखिए जरा। मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मियां साहब जो है वो लंदन से बैठ के लीड करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था। मियां साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियां साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा भी बनेगा। नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर उसको बनाएगा, चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो। नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगा। अब देखें जाफरी साहब, जिस तरह से मरियम नवाज ने बेड़ा उठा लिया है तो ये बड़ा क्लियर है कि जो बेस है पीएमएल नून की वो बिल्कुल एनर्जाइज हो चुकी है। और यहाँ पे जलसों में, क्योंकि देखें जनरल इलेक्शन नहीं होने जा रहे अभी, शी डजंट नीड टू केटर टू द न्यूट्रल्स क्वाइट सो मच। तो इस वक्त बेस को रैली करना काफी है, क्योंकि जलसों में बेस आती है, जलसों में कन्वर्टेड लोग आते हैं, उनको रैली करके इस वक्त का एजेंडा पूरा हो सकता है, चाहे न्यूट्रल्स जो हैं इस वक्त उस तरह से कन्विंस ना भी हों और वो वाले सवाल उठाएं जो आपने भी शायद उठाए। लेकिन इस वक्त जरूरत है बेस को रैली करने की, लोगों को निकालने की, और उसके लिए मरियम नवाज से बेहतर पाकिस्तान में शायद कोई ना हो, और मरियम नवाज ये बहुत बखूबी कर रही हैं। तो क्या अब वो अरेस्ट अगर होती हैं तो हम क्या समझेंगे कि उनका अरेस्ट क्या केस की वजह से हो रहा है? आज जो रूमर्स चल रहे हैं, वो तो कह रही है ना कि वो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं लेने वाली, वो छुपने नहीं वाली, वो सारी बातें उन्होंने कर दी हैं, लेकिन मुझे जरा और बहुत बेहतरीन तरीके से की हैं, और बहुत पावर है और बहुत वसिफरसली वो बात करती हैं। बेहतरीन मैसेजिंग पावर है मरियम साहिबा की, उसको अब भरपूर तौर पे आखिरकार इस्तेमाल कर रही हैं। देर से कर रही हैं, लेकिन असर के साथ कर रही हैं जो भी वो कर रही हैं। आपने जाफरी साहब मेरी पिछले 1.5 साल की बातें निकाल लें और अपनी भी निकाल लें। मैंने आपसे हर दफा कहा था कि जब मरियम नवाज बोलेंगी तो ये सारी साइलेंस भुला दी जाएगी, और एक दिन में भुला दी गई। ये अब आप मानेंगे कि मैं 1.5 साल से ये कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये देखिए ना, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मार्च तक अब डेस्परेशन है कि हम जनवरी में कुछ कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर तवातुर से कॉन्स्टिट्यूशनल कंसिस्टेंट पोजीशन ली जाती, एक पूरी पार्टी की तरफ से ली जाती,
आर्मी एक्ट अमेंडमेंट के हवाले से भी ली जाती, डामाडोल नहीं किया जाता, हर वक्त कोशिश करके कहाँ फायदा हो सके की कोशिश नहीं की जाती, शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया जाता, तो आज हम शायद इस जगह नहीं खड़े होते कि जहां बिल्कुल सुखड़ी हुई जगह में से कोई एक आदमी कुछ बोल दे तो हम सोचे वाह जी जबरदस्त, सब बोलना शुरू हो गए पाकिस्तान आजाद। मैं आपको बता दूं, देखें ये बहुत अच्छी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही। और क्योंकि उन्होंने हुकूमत को पूरे 2 साल दिए, उन्होंने उन 2 साल में मफाहमती लीडर ऑफ अपोजिशन भी रखा, शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट PML नून भी रहे, उन्होंने पूरी तरह से दिखाया कि हमने आपकी हुकूमत को डिरेल नहीं करने की कोशिश की। अब जबकि हालात अवाम के लिए इस हद तक खराब हो चुके हैं तो अब जो है हमारी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और लिहाजा हम इस जद्दोजहद पे निकल रहे हैं। तो आपका ये कहना कि उनकी साइलेंस आप देखें, एक दिन के लिए उन्हें कॉस्ट नहीं की, एक दिन के लिए कॉस्ट नहीं की मरियम की साइलेंस उनको। और वो वजह ये कि जो इम्पैक्टफुलनेस उनकी है और जिस तरह अवाम पाकिस्तान की सोचती है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। अब देखें सेनेट इलेक्शन, अगर ये 1 साल से मुहिम चल रही होती मूवमेंट सेनेट इलेक्शन के लिए तो आज 0 हो चुकी होती। ये बड़ा जरूरी होता है कि टारगेटेड हो, 3-4 माह की हो, विंटर में हो, मार्च में इलेक्शन है, जनवरी में कल्मिनेट करना है। द प्लान इज जस्ट राइट, बट यस जो कोर्सिव दूसरी तरफ से पावर आएगी वो इनको टेस्ट जरूर करेगी। और ये भी जहन में रहे जाफरी साहब कि इवन इमरान खान जो कि धरने करने के बावजूद और उन्हें हर तरह की सपोर्ट के बावजूद धरनों से नवाज शरीफ को नहीं हटा पाए थे वो, तो ये टॉल ऑर्डर तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टॉल ऑर्डर है, लेकिन अगर तो इम्पैक्ट आर्मी एक्ट वाली मफाहमत समझाएंगे जरा। अगर आप कह रहे हैं हुकूमत तो ये तो वो तो शायद हुकूमत के साथ मफाहमत नहीं थी। देखें वो मफाहमत जो 2 साल तक PML नून ने अडॉप्ट की शहबाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस पे और नवाज शरीफ साहब की परहैप्स इजाजत से, तो उसका ये हिस्सा था आर्मी एक्ट में जो एक्सटेंशन हुई है। ये कोई मरियम नवाज की सोच या इवन नवाज शरीफ साहब की खुशी से रजामंदी इसमें लाजमी नहीं है कि शामिल हो, लेकिन बहरहाल ये उनकी पार्टी का फैसला था जिसके हवाले से उनको जवाब देना चाहिए। बगैर हुआ था ये, वो ख्वाजा आसिफ ने आके जो कहा था, मियां साहब ने मनोमन हर चीज को फौरन फॉरवर्ड करने को कहा है, वो ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे थे। नहीं, मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको डिबेट करने का कहा गया था और बाद डिबेट जरूर उनको इंस्ट्रक्शन जो थी उन्होंने फॉलो की होंगी। जाहिर है मियां साहब के चाहे बगैर तो अमेंडमेंट नहीं आ सकती थी, बट वो मफाहमत के 2 साल थे, अब वो मफाहमत के 2 साल खत्म हो चले हैं और अब मेरे ख्याल से जिस तरह की बातें हो रही हैं, मफाहमत के 2 साल का जो नतीजा है वो तो नहीं खत्म हो गया ना। आप देखें जब इलेक्शन का 1-1.5 साल इलेक्शन में रहता है तो सबके जहन में होता है कि ये टाइम है अब कुछ करने का। जिस तरह से यहाँ पे कोशिश की जा रही है सेनेट के इलेक्शन को उस तरह का हदफ बना के, अब इट्स नॉट द सेम थिंग एज अ जनरल इलेक्शन, व्हिच इज व्हाई आई एम नॉट सो श्योर दैट द APC एजेंडा विल सक्सीड। बट हैविंग सेड दैट, पिछले वाले में हुआ था, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव हियर, PPP के बहुत सारे सीटें हो जाएंगी। सही, पिछले वाले सेनेट इलेक्शन में एकदम से नवाज शरीफ साहब बहुत बुरे हो गए थे और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हटा दिया था और बिलावल साहब को याद आ गया था कि नवाज शरीफ साहब के असली वालिद जो हैं वो ज़ियाउल हक, ख्वाजा आसिफ जो बात की है, सब हो गया था। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है बाय द वे, वो मेरे ख्याल से इस तरह से रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने पिछले सेनेट इलेक्शन में एग्जैक्टली यही देखा जिस खदशे का वो बयान किया ख्वाजा आसिफ ने। तो पीपल्स पार्टी ने रिजाइन नहीं करना, ये आपको मैं बता दूं, एटलीस्ट मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि इलेक्शन में फिर फायदा किसी को तो होना है ना। ये एक इंटरेस्टिंग विंटर अहेड, उसके अलावा हमारे लिए कम से कम इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस अहेड। facebook.com/agenda360 हमारे शो का फेसबुक पेज है, वहाँ पे यहाँ की हाइलाइट्स भी शेयर होंगी। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पे शो की हाइलाइट्स भी शेयर होंगी। हम इंकरेज करते हैं आप लोगों को कि उसके ऊपर कमेंट करें। तबसरे के हवाले से अगर आपने इंफरादी तौर पे कमेंट करना हो तो हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है @हैदरway10, मेरा ट्विटर हैंडल @JFERII। We always look forward to hearing from you। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 7:05 में आपके सामने फिर हाजिर होंगे।